डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रिजिड बॉडी डायनेमिक सीरीज। ये सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है और इसका टॉपिक टॉपलिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है। ये टॉपिक जो है यही मेन और एडवांस्ड दोनों में बार बार पूछा जाता है और 90% स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर है उसके बाद आपका ये कंफ्यूजन जो है वो हम परमानेंटली खत्म करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे नोट करो, चूंकि ये थियरी का लेक्चर है, मैं सडनली ट्रिक्स पे और पिन पॉइंट पे एकदम से नहीं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जो हमने इसकी ट्रिक्स और पिन पॉइंट इसको कैसे दो लाइन में समझा जाता है ये हमने डीपीपी में कवर किया है। वो डीपीपी का लेक्चर हमारे यूनिट्स टू लॉजिक गेट्स में लेक्चर नंबर 55 है ना। तो वहां पे ट्रिक्स और वो ट्रिक्स हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स पे अप्लाई की है ना। तो यहाँ पे हम पहले थियरी तो समझ लें, एकदम ट्रिक पे क्यों जाना है। ठीक है, देखो ये डायग्राम देखो जो दिख रहा है ना, दो ब्लॉक्स है, लंबा एक लंबा सा पतला सा है और चौड़ा जो नाटा सा। दोनों पर फोर्स तो सेम एफ लग रहा है ना, लेकिन आपको इंट्यूशन है कि लंबा वाला पहले टॉपल कर सकता है, मतलब वो गिर सकता है, गिर रहा है, और चौड़ा वाला जो है वो यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है क्योंकि वो स्लाइड करने की टेंडेंसी उसकी है ना। सेम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये इंट्यूशन तो क्लियर है, लेकिन ये क्यों ऐसा है ना। तो तो ये क्यों है, यही तो आज का थियरी है। और आप देखोगे कि थियरी के एंड में आप कंफ्यूज होते हो क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस एक साथ मिलते हैं ना। तो इसी के लिए ट्रिक्स बाद में आती है, पहले कंफ्यूज और थियरी को समझो। ठीक है, चलो तो एक काम करो कि पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो देखो एज यूजुअल हम क्या क्या कवर कर रहे हैं वो देखो। पहला है आपका ये टॉल ब्लॉक जो है वो टॉपल क्यों करता है, और जो ब्रॉड ब्लॉक है नाटा वो स्लाइड क्यों करता है, इसका हम रीजन समझेंगे। दूसरा है जो इस पूरा लेक्चर का हीरो है, हिडन हीरो, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, है ना। नॉर्मल रिएक्शन अपनी जगह से शिफ्ट होता है। एक्चुअली देखा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड इट कैन टेक एनी एक्स, बट एनीवेज हियर वी कीप थिंग्स सिंपल। और यही जो शिफ्टिंग है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को ये एन शिफ्टिंग मेंटेन कर देता है। तीसरा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर टॉपलिंग की कंडीशन हम लोग निकालेंगे। और चौथा है वही चीज इंक्लाइन प्लेन पे करेंगे, टॉपलिंग क्या होता है, कंडीशन क्या होता है ना। और तीन अच्छे प्रॉब्लम्स है देखो, ये जेई लेवल के है। ओके, तो और ये बॉक्स देखो गोल्डन रूल का। कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में हो तो आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने ये बहुत अच्छी तरह से किया था कि समेशन ऑफ एम जीरो होता है और समेशन ऑफ टाउ जो कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ना। बॉडी के लिए तो दोनों चाहिए, पॉइंट मास के लिए सिर्फ समेशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या करते हैं स्टूडेंट, जो शुरुआती स्टूडेंट होते हैं वो पहली कंडीशन तो बराबर लगा लेते हैं क्योंकि एनएलएम बराबर आता है उनको, लेकिन दूसरी कंडीशन को या तो समझ नहीं पाते या तो भूल ही जाते हैं, है ना। और ये जो टॉपलिंग जैसे टॉपिक है ना, ये दूसरी कंडीशन के ऊपर ही बेस्ड है ना। तो समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन एक बार मैं कहूँ कि हम लोग अच्छी तरह से थियरी कवर करेंगे, लेकिन बहुत सारे केसेस की वजह से थोड़े से आप कंफ्यूज होंगे, तो उसका जो ट्रिक्स है वो आपको डीपीपी मिल जाएगा। चलो अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, दो ब्लॉक्स है, इक्वल मासिस है, लंबा है पहला वाला, बेस नैरो है, दूसरा ब्रॉड है, हाइट कम है। ठीक है, पहला ब्लॉक देखो, दोनों पर सेम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं। पहला जो ब्लॉक है
स्टॉल है जो, वो टॉपल करने लगता है ना। ये ये किस पे, फ्रंट बॉटम कॉर्नर के बारे में ये टॉपल कर रहा है, देखा। देखो मैंने पिवोट मार्क किया है ना। स्लाइडिंग के पहले वो पलट जा रहा है। दूसरा देखो ब्लॉक ब्रॉड बेस है, वो टॉपलिंग से पहले स्लाइड कर रहा है। ठीक है, ये समझ गए। कॉमन सेंस से तो हम यहाँ पे जानते हैं कि फॉर एग्जांपल अलमारी अगर आपकी लंबी होती है तो धक्का देने पर गिरने का डर होता है ना। लेकिन बड़ा सा बॉक्स अगर फ्लोर पर है, जैसे सोफा है लंबा सा, तो वो सरक जाता है। लेकिन फिजिक्स क्या कहती है, ये जो y है उसका आंसर नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग में छुपा है। ये फिजिक्स ये है कि नॉर्मल जो रिएक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और वो कोई भी x ले सकता है। तो ये सेटअप समझ लिया। अब हम इसका फिजिक्स समझते हैं। ओके, देखो ये लेक्चर की ये जो स्लाइड है वो इम्पोर्टेंट स्लाइड है। अगर इसको आप समझ गए तो ऑटोमेटिक सब कुछ आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेटअप देखो। मास m का एक ब्लॉक रफ हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है फ्लोर पे, फोर्स F लग रहा है। सेंटर ये जो है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास की हाइट पर है फोर्स F। ओके, फ्रिक्शन सफिशिएंट है, मतलब ब्लॉक हिल नहीं रहा है, तो रेस्ट में है ब्लॉक। चलो, सबसे आसान चीज है ये तो। आ, वैसे तो आसानी चीजें कर रहे हैं हम यहाँ पे सारी। तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों कंडीशंस लगेगी, सिग्मा एफ जीरो, सिग्मा टाउ जीरो। पहला फिगर देखो, इसमें एज्यूम करो आप, है ना, अज्यूम नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर से यानी सी के एग्जैक्टली नीचे से पास कर रहा है। अब टॉर्क कैलकुलेट करते हैं सी के बारे में। यूजुअली जब आपका ये इक्विलिब्रियम होता है ना, तो सी के बारे में ही टॉर्क लो। तो यही तो ट्रिक्स है कि ये पिवोट कंडीशन कहाँ पे ले। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम में इक्विलिब्रियम में सी ले लेते हैं। चलो कोई नहीं, आगे। फोर्स एफ सी से होकर गुजर रहा है, मोमेंट आर्म जीरो, तो इसका टॉर्क भी सीधा जीरो, है ना। ये अज्यूम है कि आपने पिछला लेक्चर बराबर देखा है। वेट एम जी कहां से जाएगा, सीधा सी से नीचे, टॉर्क जीरो। नॉर्मल है एग्जैक्टली सी से, वो भी है तो उसका भी टॉर्क, समझ गए, जीरो। भाई साहब फ्रिक्शन का क्या हाल है, फ्रिक्शन तो बेस पे लग रहा है ना। वो h/2 नीचे है सी से, और सी से अगर हम पिवोट ले तो इसका टॉर्क F इंटू h/2, और ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अब तो आपको समझ में आ ही जा रहा है। तो देखा आपने ना, एक अनबैलेंस्ड क्लॉकवाइज टॉर्क हमारा एक फोर्स ने लगा दिया, ये जो बच गया। लेकिन ये ब्लॉक तो रोटेट नहीं कर रहा है। हमने तो ये कहा कि ब्लॉक तो आराम से खड़ा है, तो यहां पर तो आपका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, समझे। मतलब हमारा एजम्पशन जो था वो गलत था, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास नहीं कर सकता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप जो हर बार सेंटर से लेते हो एनएलएम में, अब धीरे धीरे आगे तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा आएगा, वो तो डायनेमिक्स है, और ये डायनेमिक्स की शुरुआत है, तो यहाँ पे एन शिफ्ट हो रहा है। चलो कोई नहीं। तो हमारा जो नेचर है, देखो ये फिगर में, दूसरे फिगर में नेचर क्या करता है, नेचर इंटेलिजेंट है, मतलब फ्लोर यहाँ पे इंटेलिजेंट है ना। वो नॉर्मल रिएक्शन को अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। ओ प्राइम पर देखो, डिस्टेंस एक्स से, मैंने कहा ना ये डिस्टेंस एक्स ही हमें निकालना। अब ये जो शिफ्टेड नॉर्मल सी के बारे में एंटी क्लॉकवाइज देगा कि नहीं टॉर्क, है ना, उसका एन इंटू एक्स करोगे तो ये प्रोड्यूस एन इंटू एक्स टॉर्क देगा, जो फ्रिक्शन के क्लॉकवाइज टॉर्क को एग्जैक्टली बैलेंस कर देगा, है ना। तो ये याद रखो, नॉर्मल रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, पूरे बेस पर फैला हुआ होता है। जब हम एन शिफ्ट
कहते हैं तो हम उस डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। जैसे ना, फ्लूइड्स में भी आप देखोगे पानी पर तो प्रेशर सब जगह, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए एक इक्विवेलेंट फोर्स, वैसे ये इक्विवेलेंट। तो ये जो फोर्स लगते ही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट एज की तरफ ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए रिजल्टेंट जो है आगे शिफ्ट हो जाता है। ये तो कोई मैजिक तो है नहीं, ये तो प्योर फिजिक्स है, और नेचर को हमसे ज्यादा फिजिक्स आता है, वो अपने आप ये कर लेती है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्वांटिटेटिव यहाँ पे सारी बातें हैं, कितना शिफ्ट होता है भाई साहब, शिफ्ट शिफ्ट तो हो गया। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट सी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज, एन एक्स इक्वल टू जो भी है एफ इंटू आप एच बाई टू। यहां से आपका एक्स निकल के आएगा, और वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करोगे, एन इक्वल टू एम जी। तो आपका जो एक्स है वो है ना ऐसे आ गया, ठीक है, आपको दिख रहा है। अब ब्लॉक रेस्ट पे है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लिखोगे आप, फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड, है ना। तो सब्सटीट्यूट कर दो जो भी फ्रिक्शन था, तो ये एक्स ऐसा आपके निकल। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि जितना ज्यादा फोर्स आप लगाओगे उतना ज्यादा एन शिफ्ट करेगा, है ना। फोर्स बढ़ाओ, एक्स बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, एंड यू कैन इमेजिन कि कहाँ तक जा सकता है। तो उसकी लिमिट क्या है, ब्लॉक के बेस के तो बाहर तो वो नहीं जा सकता, है ना, बॉडी ही नहीं बाहर। तो मैक्सिमम शिफ्ट कितना हो सकता है बताओ, बी बाय टू, है ना। मतलब जब एन बिल्कुल एक्सट्रीम, तो फोर्स ऐसा है कि वो एन को एक्सट्रीम पे, तब ये ऐसा होगा कंडीशन। तो ये कंडीशन टॉपलिंग की है। तो ये कंडीशन क्या हुई, तो वर्ज ऑफ टॉपलिंग पर हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू बी बाय टू रखना पड़ेगा। तो बी बाय टू रख दो, एक्स जो था, देखो फॉर्मूला में आप सॉल्व करोगे तो आपका एफ निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये वही मिनिमम फोर्स है जिसपे ब्लॉक टॉपलिंग शुरू करेगा। अभी तक तो इक्विलिब्रियम में था सब कुछ, पर इसके बाद टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाना पड़ेगा, जो कि हम आगे आगे पढ़ेंगे। अभी तो सब कुछ है ना, बच्चों वाला समेशन ऑफ जीरो, समेशन ऑफ टाइम। चलो देखो अब इस फॉर्मूला की, अभी ये फॉर्मूला की ब्यूटी देखो। बी बेस है, जितना बड़ा टॉपलिंग फोर्स उतनी बड़ी, है ना। ब्रॉड ब्लॉक सेफ है, इसलिए ब्लॉक टू स्लाइड करता है, समझे ना। हाइट स्मॉल एच जो है वो हाइट है, वो डिनोमिनेटर में, तो जितना लंबा ब्लॉक उतनी कम फोर्स में वो टॉपल कर जाएगा, इसलिए ब्लॉक वन, है ना। तो ये जो है आपके पास, जो पिछली स्लाइड वाला क्वेश्चन था, उसका अब फिजिकल मैथमेटिकल आंसर है ना, बहुत बढ़िया है। अब इसको आप लगाओ इंक्लाइन पे, चलो देखो वही चीजें यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ, रफ इंक्लाइन पर रख दिया है उसी ब्लॉक को, और इंक्लिनेशन थीटा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मतलब है ग्रेविटी, नॉर्मल और फ्रिक्शन। ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है। तो एफ बी डी तो आपको आता है एनएलएम से। तो देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से, एम जी कहाँ, डाउनवर्ड वर्टिकल सी से, फ्रिक्शन स्मॉल एफ जो है वो ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे है, तो फ्रिक्शन ऊपर, अब 10 लोग बोलते हैं आप लोग, और नॉर्मल एन। अब इसको सोचिए किस तरफ शिफ्ट होगा, है ना। वही लॉजिक लगाइए आप लोग, फ्रिक्शन सी के बारे में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए एन को शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं। और इस बार एन शिफ्ट होता है डाउन द स्लोप, डिस्टेंस एक्स से, देखो डायग्राम में। तो सी, अगेन पिवोट पॉइंट सी ही ले लो आप लोग, आंख मूंद के, क्योंकि सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन आगे आगे ये सब आपको डिसाइड करना पड़ता है भाई साहब, कौन सा पिवोट पॉइंट ले, ना। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था पिवोट पॉइंट ऐसा लो कि जहां मैक्सिमम अननोन कैंसिल हो जाए,
है ना, बट यहाँ पे क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम मतलब है तो पिवोट पॉइंट यूजुअली सी होता है। तो टाउ सी यहाँ पे एन एक्स माइनस एफ इंटू जो भी है जीरो आ गया, जीरो करना पड़ेगा क्योंकि रेस्ट पे है। तो आपका एक्स निकल के आ गया, है ना, कॉस थीटा वाला, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन एम जी कॉस थीटा था ना, इसलिए। ब्लॉक रेस्ट पे है तो अलोंग द इंक्लाइन आपका एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, सब्सटीट्यूट करो, है ना, तो ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, है ना, एम जी कॉन्सल साइन बाय कॉस टेन, तो एच टेन थीटा बाय टू, है ना, खूबसूरत रिजल्ट है। तो ये शिफ्ट सिर्फ हाइट और एंगल पे डिपेंड कर रहा है, मास का कोई इसमें लेना देना ही नहीं है। सोचो क्यों ऐसा। चलो पहले आप ये लिमिट, वही लिमिट एक्स मैक्सिमम कब हो सकता है, बी बाई टू, उसके आगे तो समझ गए। तो एट अ गिवन थीटा मतलब गिवन इंक्लाइन और गिवन बेस बी के लिए मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है बिना टॉपल किए, तो वो आप यहां से निकाल सकते हो, बी कॉट थीटा आया है एच मैक्स। यही की टिप देखो, ये जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछ मारते हैं ये लोग, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ब्लॉक फॉर द गिवन बेस बी एट अ गिवन एंगल, ऐसा ऐसे ऐसे करते हैं। तो बी कॉट थीटा, तो इसको याद कर लीजिए, बट डेरिवेशन भी कोई इतना टफ तो है नहीं, है ना, तो एनीवेज याद कर लिया है तो चलिए। अब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। अब आपके कंफ्यूजन शुरू होंगे क्योंकि सारे केस एक दूसरे में, है ना, तो उस वक्त आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। अभी तो क्या करेंगे, ये सॉल्व एग्जांपल करते हैं जहां पे अ, तीन ही क्वेश्चंस है, लेकिन देखो कैसे सारे चीजें एक दूसरे में कंप्लीट कवर करते हैं। देखो चलो, अच्छा काम करते हैं, ध्यान से पढ़ ही लेते हैं क्वेश्चन। होमोजीनियस रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, स्मॉल एम स्मॉल बी और कैपिटल एच, ठीक है। एफ हो रहा है अप्लाई स्मॉल एच पर, ठीक। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब क्या हुआ भाई साहब, मतलब कोई डायनेमिक कंडीशन नहीं है, समझ गए मैं, कीवर्ड है ये। काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पे लगेगा, वी है मतलब, और एक्सेलरेशन जीरो है तो इक्विलिब्रियम बोल रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी, म्यू के लगाना पड़ेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तीन पार्ट है, वो ग्रेटेस्ट हाइट क्या है जिसपे फोर्स लगाए तो ब्लॉक बिना टिप किए स्लाइड करेगा, ठीक है। अगर h बाई टू हो गया स्मॉल एच, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट बॉटम फेस से किस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे और एक चीज बताऊंगा मैं, अच्छा आगे बढ़ते पहले, अगर ब्लॉक रेस्ट पे हो और स्टैटिक मतलब म्यू एस हो, तो स्लाइडिंग और उसके क्राइटेरिया क्या होंगे टिपिंग का, है ना। देखो डायग्राम पहले देखो, लेफ्ट से एफ लग रहा है स्मॉल एच पर, ब्लॉक वी से राइट में जा रहा है, और ये जो कॉर्नर ए है वो लीडिंग बॉटम एज बोलेंगे उसको, है ना, लीडिंग बॉटम। ये पोटेंशियल टिपिंग यहीं पर होगा, ठीक है। तो चलो पार्ट ए से शुरू करते, जो थियरी हमने लगाई थी वही इस पे अप्लाई कर देते हैं। जो जो हमने थियरी उसको रिकॉल करो यहाँ पे। जब कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं था तो एन सेंटर से पास करता था, ठीक है। अब एफ मतलब लगते ही
एन की डायरेक्शन शिफ्ट हो जाती है कि नहीं, मतलब धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे। और कहाँ कहाँ शिफ्ट होगी, ए की तरफ। और फोर्स का एप्लीकेशन पॉइंट जितना ऊपर, शिफ्ट उतना ज्यादा। करेक्ट है कि नहीं कि ये यही तो है। तो टिपिंग के मोमेंट पर, जब टिपिंग मतलब इंस्टेंट ऑफ टिपिंग है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास करेगी, एग्जैक्टली ए से। ठीक है, यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक का बाकी हिस्सा सरफेस से लिफ्ट होने की टेंडेंसी में है, तो पूरा वेट जाएगा कहाँ, वैसे भी कांटेक्ट पर होता है, और यही तो एज है, तो ये पॉइंट ए पर आएगा। देखो, लिखो कंडीशन, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इक्विलिब्रियम, तो हॉरिजॉन्टल में एफ इक्वल टू एफ, है ना। और काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब एफ इक्वल टू म्यू के एन। ठीक है, तो एफ आपका हो गया कैपिटल म्यू के एम जी। अग्रीड। वर्टिकल में क्या लिखोगे, एन इक्वल टू एम जी, है कि नहीं। अब आप क्या करो, जैसे कहा ना, ये लिख के बैठ नहीं जाना है, ये प्रॉब्लम सिर्फ टॉर्क के बारे में है। तो यहां पे आप सी पे भी कर सकते हो, लेकिन ए पे करो, क्योंकि एन जो है वो ए से पास कर रहा है, तो उसका टॉर्क और फ्रिक्शन का दोनों एक साथ, है ना, चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ दो बचते हैं, एफ का एंटी क्लॉकवाइज एफ इंटू एच, और एम जी का क्लॉकवाइज एम जी इंटू बी बाई टू। ओके, क्योंकि सी जो है वो ए से हॉरिजॉन्टल बी बाई टू, समझे कि नहीं, ऐसा। ओके, तो यहां से सीधा एफ एच निकल आएगा आपका, तो एच भी निकल आया। एफ की वैल्यू डालो इसमें, तो एच मैक्स मिल जाएगा आपका इन टर्म्स ऑफ म्यू के। ठीक है, तो अगर फोर्स इस साइड से नीचे लगाया, मतलब एच आपका लेस देन बी बाई टू म्यू के है, तो ब्लॉक टिप नहीं करेगा, स्लाइड करेगा। ठीक है, अगर इस साइड से ऊपर लगाया तो टिप करेगा। ठीक, तो रिजल्ट कितना एलिगेंट है, ना मास पर डिपेंड कर रहा है, ना ब्लॉक के कैपिटल एच पे डिपेंड करता है, सिर्फ बेस और फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट, विच इज एक्सपेक्टेड, विच इज व्हाट, देयरफॉर दिस इज एलिगेंट। देखो, अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने कहा था ना कि इसकी एक ट्रिक भी है, मतलब और एक तरीका है, अच्छा तरीका है, एलिगेंट। ये आ, इतना भी पावरफुल नहीं, लेकिन इस केस में ये पावरफुल है, आपका एग्जाम में टाइम बचा देगा। ये थियरम है, अगर तीन कोप्लेनर फोर्सेस है, और क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स कोप्लेनर ही होते हैं, है ना। पिछले लेक्चर में भी मैंने ये थ्योरम बताया था लेडर वाले प्रॉब्लम में। तो अगर बॉडी, किसी भी बॉडी में इक्विलिब्रियम में ये कोप्लेनर फोर्स लग रहा है और बॉडी इक्विलिब्रियम में रह रही है, तो वो कनकरंट होने चाहिए, है ना, मतलब एक ही पॉइंट से पास करते हैं। बोले सर ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल रॉड लो, ऊपर दो एंड पर दो पैरेलल फोर्स लगाओ, तो तीसरा फोर्स तो नीचे से, तो कनकरेंट तो नहीं है वो। तो वो स्पेशल केस है, वो भी कहा जाएगा कि इन्फिनिटी भी जाके मीट करते हैं, पैरेलल फोर्सेस का स्पेशल। बाकी तो ये थियरम अच्छा है। तो चलो, यहाँ तीन फोर्सेस कौन से हैं, अप्लाइड फोर्स एफ है, वेट एम जी नीचे है, और तीसरा जो है वो फ्रिक्शन और नॉर्मल का कॉम्बिनेशन होता है ना, उनका रिजल्टेंट, क्योंकि फ्रिक्शन नॉर्मल एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट पे। अभी यहाँ पे जो एज ए से निकल रहा है, दिखा आपने डायग्राम में, तो यहाँ पे डायग्राम देखो, एफ हॉरिजॉन्टल है, एच पर, एम जी वर्टिकल सी से, और दोनों जहां इंटरसेक्ट उसको पॉइंट पी बोलो, तो थियरम बोलता है रिजल्टेंट पी से ही पास होगा। देखो, पी से पास करा दिया है ना। अब यहां से, इसीलिए इस प्रॉब्लम में ये टाइम बचा देता है। थीटा यहां से मिलेगा कि नहीं, टेन थीटा से,
बोलो कि नहीं, म्यू के एन अपॉन एन, तो म्यू के बचेगा। और डायग्राम से मतलब ज्योमेट्री से भी टेन थीटा निकलता है ना, b/2 और एच से, तो टेन थीटा b/2/h आया है। दोनों को इक्वेट कर दो, सेम आंसर आया कि नहीं देखो। तो यहाँ पे हमें कोई इक्वेशन ही टॉर्क का लगाना नहीं पड़ा, सिर्फ ज्योमेट्री से आया है। तो ये जो कंकरेंसी वाले शॉर्टकट है ना, यही आप लगाओ जेई में, ठीक है। ये सब टॉपलिंग में। और वापस दोहरा दूं कि और एलिगेंट अंडरस्टैंडिंग डीपीपी में इसका दिया है। चलो अभी तो आगे बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। अब देखो बी पार्ट क्या बोलता था, एच बोले h/2 पर लग रहा है। तो जो पार्ट ए वाली क्रिटिकल हाइट से कम है ना, अज्यूमिंग, ऐसा अज्यूम कर लो, तो ब्लॉक अब टिप नहीं कर रहा है, सिर्फ स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो अलर्ट है कि क्या कॉमन मिस्टेक करते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ तुरंत एन को एज पर रख देते हैं, तो यही तो गलत है। एज पर एन कब होता है? तभी होता है जब ब्लॉक टिपिंग के वर्च पर हो। अभी वो तो वर्च पर है ही नहीं, तो एन तो बीच में रखना पड़ेगा कि नहीं आपको? नीचे है भाई, h/2 पर है, तो फोर्स, तो यही तो है, एक्स निकालना होता है आपको। तो यहाँ पे एज्यूम करो कि एन एम जी के एक्स आगे, एम जी का एक्स आगे मतलब एम जी का लाइन ऑफ एक्शन से, तो टॉर्क अबाउट सी ले लो। देखा टॉर्क अबाउट सी आया कि नहीं, क्योंकि सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। तो टॉर्क आपका आएगा यू के एन इंटू h/2, है ना। और फ्रिक्शन का, और ये नॉर्मल का देखो एन एक्स, सीधा 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 अबाउट सी लिया है ना, तो बैलेंस करो दोनों को, क्योंकि टॉर्क तो जीरो होना चाहिए। तो यहां से आपका एक्स निकल के आएगा। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट जो है बॉटम फेस पर सेंटर से म्यू के h/2 आगे वाले पॉइंट से एक्ट करेगा, ऐसा है। अल्टरनेट मेथड क्या करोगे? वही कंकरेंसी वाला, एफ और एम जी का इंटरसेक्शन अब कहाँ है? एफ सेंटर की हाइट पर लग रहा है, तो इंटरसेक्शन सी पर ही है, तो रिजल्टेंट पॉइंट पॉइंट सी के तरफ जाएगा सीधा। तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्री से आता है एक्स अपॉन h/2 टेन थीटा, एंड दिस टेन थीटा इज ऑलवेज म्यू के, है ना, क्योंकि दोनों फोर्स भी तो वही है। तो ये ऊपर वाला फोर्स अपॉन साइड वाला फोर्स, एन एन कैंसिल, म्यू के, तो यहीं से एक्स आपका आ गया, है ना। तो दोनों मेथड सेम आंसर। तो ऐसे आपका थोड़ा होप की कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है, ठीक है। अभी भी 10.1 ही चल रहा है, बोले सी बाकी है सर। तो कितने केसेस है सर, और हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़े एक बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। पार्ट सी में ब्लॉक रेस्ट पर है और स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस। तो देखो स्लाइडिंग और टिपिंग के जो क्राइटेरिया पूछे थे वो अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे जैसे एफ का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऊपर उठते जाता है, एन की लाइन ऑफ एक्शन ए की तरफ सरकती जाती है, तुम्हें पता है। तो लिमिटिंग केस b/2 रखो, मतलब एन एज पर रखो यहाँ। तो टिपिंग कंडीशन देखो, यहाँ पे तो निकालनी पड़ेगी टिपिंग, यहाँ पे क्योंकि हम निकाल रहे हैं, केस बी अलग था। तो एफ इंटू एच मैक्स, ये जो भी है, यहां से आपका एच मैक्स निकल गया, इसको इक्वेशन 1 बोलो। स्लाइडिंग कंडीशन के लिए आप सीधा एफ और स्मॉल एफ सीधा इक्वेट करो, और यहाँ पे म्यू एस लगाना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन 2 है। अब इंटरेस्टिंग केस, अगर स्लाइडिंग और टिपिंग दोनों इक्वली लाइकली हो तो क्या करोगे? इक्वेशन 2 की एफ को इक्वेशन 1 में आप डाल दोगे, तो समझे कि नहीं? दोनों लाइकली हो तो क्या ही कर सकते हैं, दिस हैज टू बी इक्वल टू दैट, बिकॉज दैट वाज टिपिंग, दिस इज स्लाइडिंग। तो यहां से आपका एच मैक्स निकल के आ रहा है इन टर्म्स ऑफ म्यू एस।
अगेन देखो ये रिजल्ट एम जी से इंडिपेंडेंट है और कैपिटल एच से भी इंडिपेंडेंट है, जैसे अप्लाइड फोर्स उससे भी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री, बी बी मतलब, और फ्रिक्शन। तो ये जो इंडिपेंडेंस है ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, सीधा पूछ ले अगर डज द क्रिटिकल हाइट डिपेंड ऑन मास, तो आपको पता है आंसर नो देना है, ठीक है ना। तो देखो अब इसको यहाँ पे सारी चीजें जो है वो इकट्ठा की है, केस बाय केस। आप इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि काम आएगा रिवीजन के लिए, तब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं बोलता हूँ, आई नो समटाइम्स यू कैन स्किप दिस, बट फिर भी आई फील कि यहाँ से बोलने से आपका पहला है, अगर एच आपका एच मैक्स से लेस है और एफ जो है वो आपका म्यू टाइम्स एम जी से छोटा है, तो फोर्स छोटा, हाइट भी सेफ, तो यहाँ पे ना टॉपलिंग ना स्लाइडिंग, ब्लॉक आराम से खड़ा है। एच अगर मैक्स से छोटा है और फोर्स इक्वल हो गया तो टॉपलिंग नहीं होगा, लेकिन स्लाइडिंग इम्पेंडिंग है, मतलब आप स्लाइड करना, ठीक है कि नहीं। देखो कैसे ग्रेजुअली बढ़ रहा है चीजें, तो इससे आपका अगर एच मैक्स से छोटा है एच, लेकिन एफ आपका बढ़ गया, तो अब क्या है कि टॉपलिंग तो अभी नहीं हो रहा है लेकिन स्लाइडिंग हो जाएगी। अब एच इक्वल एच मैक्स है और एफ इक्वल है, तो दोनों शुरू होने की, है ना, स्लाइडिंग भी होगा और टॉपलिंग भी होने की कंडीशन है दोनों। अगर एच एच मैक्स से ज्यादा है तो बॉडी टिप ओवर करेगी, चाहे कितना भी वेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे समझे, एच एच मैक्स से ज्यादा मतलब वो कंडीशन सबसे पहले जीतेगी। अब देखो लास्ट 2 पॉइंट क्या बोल रहे हैं, टॉपलिंग शुरू कैसे होता है। अगर म्यू ग्रेटर देन एफ बाय एम जी है तो फ्रिक्शन स्ट्रांग है, तो आपका टॉपलिंग स्टेशनरी एज के साथ शुरू हो जाएगा, प्योर टिपिंग है, क्योंकि म्यू स्ट्रांगर है ना, तो टिका रहता है वो जो एज है। हाँ, अगर म्यू लेस देन एफ तो फ्रिक्शन वीक है, टॉपलिंग तो शुरू हो जाएगी क्योंकि एच बड़ा है एच मैक्स, लेकिन सरफेस पे वो जो एज है वो स्लाइड भी करेगी, है ना। तो यहाँ पे स्लाइडिंग प्लस टिपिंग का ये कॉम्बो है। तो ये जो सारे केसेस है, 7 केसेस, इसको आप एक बार दोबारा समझ लो, तो कोई भी एमसीक्यू वो आपका 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा। या तो इसको समझ लो या तो फिर और भी चीजें हैं कि एक्स कैसे निकाला जाता है, पीवोट क्या लेते हैं, बस। तो वहां से भी सारी केस, चलो आगे बढ़ते हैं अभी तो। दूसरा इलेस्ट्रेशन है ये, हैवी ब्लॉक है, बेस बी है, हाइट एच है, थीटा है इंक्लिनेशन पे। पहला है रिएक्शन सेंटर मास, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर से क्यों नहीं, ठीक है भाई, सेंटर ऑफ मास से तो नहीं जाएगा वो तो, पर क्यों। दूसरा है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट व्यू, ट्रांसलेशन और रोटेशनल इक्वेशन इक्विलिब्रियम जो भी है उसकी कंडीशन को डिस्कस करना है। बना है फैब्रिकेटेड प्रॉब्लम है ये, ताकि आपको प्रैक्टिस मिले। देखो इंक्लाइन पर दो टेंडेंसीज है, एक तो स्लाइडिंग डाउन करना, है ना, ग्रेविटी का एम जी साइन थीटा होता है जो नीचे खींच रहा है, और कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर। दूसरा जो है टॉपल करने की टेंडेंसी जो है वो लोअर एज ए के बारे में वो पलट जाता है, तो उस पॉइंट ए को समझो, कौन सी टेंडेंसी जीतेगी। तो यही तो क्वेश्चन का असली मजा है, समझे ना। इस करो आप लोग, तो आप सब जानते ही हो, चाहे इंक्लाइन हो या चाहे
हॉरिजॉन्टल हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता हमें। थियरी लगाओ। तो ये थियरी तो हमने डिराइव कर चुके हैं पार्ट ए की। एक लाइन में बोल लो आप लोग, क्योंकि हम डेरिवेशन तो फ्रिक्शन एफ सेंटर सी के बारे में बनाएगा टॉर्क, हम जानते हैं। तो अगर सेंटर से ही एन पास करे, मतलब सेंटर ऑफ, तो टॉर्क अनबैलेंस, तो ब्लॉक रोटेट करने लगा, जो हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम में नहीं दिया है। तो एन शिफ्ट हो जाएगा डाउन द प्लेन ए की तरफ, एक्स से, है ना। तो उसी का जो टॉर्क है वो फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। हो गया प्रूफ। पार्ट बी है, इक्वेशंस को सिस्टमेटिकली लिखो। ट्रांसलेशन के लिए एफ एम जी साइन थीटा, है ना। परपेंडिकुलर के लिए कौन सा है, एम जी कॉस थीटा एन, ठीक है। और रोटेशन के लिए अभी तो हमने लिखा एन एक्स इक्वल टू एफ एच बाई टू, एन की वैल्यू डाल दो इसमें, है ना। टॉपलिंग के लिए आप क्या करोगे कि एक्स इक्वल टू बी बाई टू डालोगे, हाँ। तो एफ आपका यहां से आता है, जो भी है, ऊपर कॉस थीटा नीचे है, ये इक्वेशन 3। अब दो एनालिसिस है। पहला स्लाइडिंग एनालिसिस करो, ब्लॉक नीचे ना स्लाइड करे, इसके लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन अवेलेबल फ्रिक्शन से कम हो, मतलब एम जी साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होना चाहिए कि नहीं। इसी यही तो टेन थीटा इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू म्यू है, जो आपने बहुत बार देखा है। तो उल्टा बोलिए, ब्लॉक अगर स्लाइड करेगा तो कंडीशन म्यू आपका टेन थीटा से कम होना चाहिए, तो स्लाइड करेगा, ठीक है। टॉपलिंग का एनालिसिस लगो, ब्लॉक अगर मतलब स्लाइड करने से पहले टॉपल कर दे, इसके लिए जो इक्वेशन 3 आपने जो लिखा है, वो वो वाला जो फ्रिक्शन है वो अवेलेबल होना चाहिए। बी एम जी कॉस थीटा अपॉन एच, ये म्यू एम जी कॉस थीटा होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा, कॉन्सल कैंसिल करो तो बी बाय एच आपका लेस देन, मतलब म्यू अगर बी बाय एच हो ग्रेटर देन, तो टॉपलिंग पहले होगा। ये तो हमने अभी 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 तो सारे केसेस देखे थे। चलो देखो, ये मैं बोला था ना कि आप कंफ्यूज होगे, तो इसलिए थोड़ा इसमें टेक अवे देख लो। तो ये जो निचोड़ है ना पूरा का पूरा, ये 3 लाइन में है। इसको आप समझ लो, लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट लो। ब्लॉक की टेंडेंसी टॉपल बिफोर स्लाइडिंग की होती है जब म्यू ग्रेटर देन बी बाय एच, ये तो पहले भी देखा। स्लाइड डाउन करेगा अगर म्यू लेस देन टेन थीटा है ना। और ब्लॉक बिना स्लाइड के टॉपल करेगा अगर दोनों कंडीशंस आपका म्यू ग्रेटर देन हो, तो सीधा टॉपल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये दो छोटे छोटे डायग्राम है, छोटे से स्केच बना के रखें। आपका इंट्यूशन मैच करो यहाँ पे, टॉल और नैरो ब्लॉक है, तो बी छोटा एच बड़ा, तो आपका बी बाय एच छोटा हो गया। तो बी बाय एच अगर छोटा है ना, तो म्यू ग्रेटर देन हो सकता है बी बाय एच इजीली, है ना। तो टॉपल कर देगा। ब्रॉड और लो ब्लॉक है तो बी बाय एच बड़ा होगा, क्योंकि तो फ्रिक्शन से पहले टेन थीटा जीत जाएगा तो स्लाइड करेगा। तो यहाँ पे कॉमन सेंस की भी बातें हैं, फिजिक्स की भी बातें हैं, मैच हो रही है ना। चलो आगे बढ़ते, लास्ट प्रॉब्लम करते। ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्विस्ट के साथ है, क्योंकि ट्विस्ट नहीं तो मजा क्या है। एफ देखो टॉप पर लग रहा है, अप द स्लोप अप्लाई हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। पूछा है मैक्सिमम रेशियो क्या हो सकता है जिस पे ब्लॉक स्लाइड बिना किए मतलब सीधा टॉपल कर जाए।
मैक्सिमम रेशियो एच बाई बी, बोलो क्या हो सकता है? देखो सेटअप को पहले समझो। स्लाइड्स विदाउट टॉपलिंग का मतलब क्या है ना? ब्लॉक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। स्लाइडिंग मतलब यूनिफॉर्म स्लाइडिंग, ऐसा नहीं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है तो फिर गड़बड़। तो इस स्लाइड्स विदाउट टॉपलिंग का मतलब है रोटेशनल में भी है वो इक्विलिब्रियम में, ये बात समझो आप। और वहां पे हम सी को पिवोट बना सकते। अच्छा, अब पूछा है मैक्सिमम, उसके लिए ब्लॉक टिपिंग के वर्च पर होना चाहिए। तो टिपिंग मतलब जो पॉइंट ए बोलते हैं, एन पूरा का पूरा उसी पॉइंट से गुजरेगा। समझ गए? समझे कि नहीं ये बात? ओके, तो बनाओ एफबीडी। देखो यहां पे बनाया है एन ए से, और म्यू म्यू एन जो है फ्रिक्शन मतलब ऊपर लगेगा, ठीक है। ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे की है, एफ अप द स्लोप है, हाइट एच है पूरी, और एम जी वर्टिकल डाउन है। तीन इक्वेशन है, अलोंग द स्लोप लगाओ। दोनों ऊपर है ना, एफ और एफ, और ग्रेविटी नीचे है, तो ये इक्वेशन वन देखो, ग्रेविटी ऐसे बैलेंस करता है। परपेंडिकुलर में तो सिर्फ एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, बहुत बार आया है एनएलएम में। टॉर्क लगाओ अबाउट ए, क्योंकि अबाउट ए लगाओ तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो एफ का एच मोमेंटम और एम जी कॉस थीटा जो है उसका बी बाई टू, दोनों को करो इक्वेट, करो सॉल्व। देखो एफ आपका आया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये जो एफ है वो इक्वेशन जो थ्री अभी तो ऊपर देखा उसमें सब्सटीट्यूट करो। तो देखो बड़ा लंबा सा एफ इंटू एच इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो एम जी को तो कैंसिल करिए और कॉस थीटा से डिवाइड करो। तो देखो क्या है, एच बाई टी 1/2 टेन थीटा माइनस म्यू, यही है मैक्सिमम रेशियो। अगर मैक्सिमम का मतलब है इसके ऊपर आप गए, मतलब एच बाई बी इसके ऊपर चला गया तो टॉपल हो जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन है, डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस म्यू है, मतलब ये केस तभी मीनिंगफुल है जब टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू, ब्लैक ब्लॉकेट स्लाइडिंग टेंडेंसी हो। जैसे ही म्यू टेन थीटा के पास आता है, आपका जो देखो डिनोमिनेटर है तो अलाउड एच बाई बी बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसका फिजिकल मतलब क्या है सोचो, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट पूरा संभाल रहा है ना, और एफ बहुत छोटा चाहिए, तो वो टॉपलिंग टॉर्क भी छोटा होगा। बनता है सेंस? आप अपनी तरह से बना लो सेंस। चलो हम एंड कर देते हैं अभी, आप थोड़ा लंबा हो गया है लेक्चर। ये तीसरा लास्ट केस जो है वो थोड़ा सोचने वाला है। चलो समरी देखो, पूरे लेक्चर आप ऐसे रिवाइज कर सकते हो। शिफ्टिंग ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन के लिए एक्स आई से निकालो एफ एच अपॉन टू एम। अब ये सब रटने की चीजें नहीं है, ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा हर केस को समझ के। मैक्सिमम आपका शिफ्ट बी बाई टू हो सकता है, टॉपलिंग फोर्स आपका ये हो जाएगा अगर बी बाई टू डाला तो। इंक्लाइन पे एक्स एच टेन थीटा बाई टू, मैक्सिमम आप बी कॉट थीटा निकाला। देखो पहला प्रॉब्लम में स्लाइड विदाउट टिपिंग तो एच लेस देन, है ना, बी बाई टू। अगर एच एच बाई टू पर है तो एक्स आपका ये आएगा। स्लाइडिंग और टिपिंग साथ साथ है तो एच मैक्स आपका बी बाई टू, है ना। सबसे इंडिपेंडेंट है मास, हाइट, कैपिटल एफ, वो कुछ नहीं है इसमें देखो। दूसरे में स्लाइड हो रहा है जब म्यू लेस देन टेन थीटा है, टॉपल विदाउट स्लाइडिंग तो म्यू ग्रेटर देन टेन थीटा, और म्यू
बी बाय एच से भी बड़ा होना चाहिए। तीसरा केस, तीसरा तो एच बी 1/2 टेन थीटा माइनस में। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था ना कि ये आप चीजें तो आसान है लेकिन एक साथ होती है तो कंफ्यूज होते हो, तो इसलिए अब ट्रिक समझेंगे। पहले आप थियरी को समझो एक बार और फिर ट्रिक पे जाना। तो आज हमने क्या सीखा है कि नॉर्मल रिएक्शन कोई, आप जैसे समझते हो, कोई एक फिक्स जगह का फोर्स नहीं है, वो एक स्मार्ट फोर्स है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो शिफ्ट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसका एक्स हमको फाइंड करना रहता है। और जब वो शिफ्टिंग करते करते खत्म हो जाती है उसकी जगह, तो एज पे आ जाता है तो टॉगल करता है। बस इतनी सी कहानी है आपको, लेकिन कितने केसेस बन गए। होमवर्क करो जरूर से, पहला ही प्रॉब्लम दोबारा से सॉल्व करो, दोनों मेथड से करो, टॉर्क का कनकरेंसी वाला। और आप कमेंट में बताइए कि अगर कोई क्यूब हो, क्यूब मतलब 3D, जिसके लिए बी बेज इक्वल टू हाइट हो, अगर इंक्लाइन पे अब क्या होगा, मतलब उसका ऐसा, अगर पहले स्लाइडिंग होगा या टॉपलिंग होगा। सपोज करो μ 0.8 दिया है, ठीक है, समझिए होमवर्क को। ऐसा होमवर्क है, ताकि अच्छा होमवर्क दिया है, आप करके देखो। चलो अगले लेक्चर में इसको आप, अब ये, अब तक तो सारा सब इक्विलिब्रियम था, अब टाउ इक्वल टू आई अल्फा आएगा, मतलब रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट समझते रहो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।